वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम कक्षा 10 सोशल साइंस के भाग भूगोल का अध्याय 4 कृषि पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए देखते हैं कृषि लेसन 4 लिख रहा है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो जो भी एग्रीकल्चरल यहाँ पर जो भी रीति रिवाज है, खेती की जाती है हमारे इंडिया में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और इसकी 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि कार्यों में व्यस्त है या कृषि कार्य करती है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का अर्थ है इसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, फिर इस कच्चे माल के रूप में इसे उत्पादन किया जाता है। तो इसे फैक्ट्रियों में द्वितीय माध्यम, तृतीयक माध्यम से इसको अलग अलग भाग में बांटा जाता है। लेकिन कृषि उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो कृषि के द्वारा हमें खाद्य पदार्थ मिलता है जो हम भोजन में लेते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, जैसे जूट हो गया, रेशम हो गया इत्यादि। अतिरिक्त कुछ उत्पादन जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। तो कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कृषि आखिर होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कृषि हमारे देश में प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की कृषि पाए जाते हैं। तो इसी लाइन में आगे देखते हैं। ऊपर है। तो आगे लिख रहा है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि फर्स्ट प्रकार है। तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करके वाली छड़ी परिवार अथवा समुदाय श्रम के मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। तो ये जो कृषि है जो भी पारंपरिक कृषि एक प्रकार कह सकते हैं, जो पारंपरिक औजारों से जैसे कुदाल हो गया और हंसुआ हो गया, और जैसे बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी इत्यादि। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, इसमें लिख रहा है केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ताकि वो बेच नहीं सकते, केवल उनके खाने के लिए बस क्या करते हैं, फसलों को उत्पादन करते हैं। अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को टुकड़ों से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कोई किसान यहाँ पर आया और यहाँ पर खेती किया, और जैसे वहाँ की जो भी फसल है, जो भी वहाँ के अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको जलाकर उस राख को उस मिट्टी में मिला दिया और वहाँ पर क्या किया, फसल उगाए। तो फसल उगाने के बाद क्या हुआ, उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, और उर्वरता समाप्त होने के बाद क्या करते हैं, वो जो खेत है उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं खेती करने के लिए। तो लिख रहा है, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, भूमि को छोड़ते आते हैं और जलाकर उस राख को मृदा में मिलाकर खेती करते हैं। कृषि की इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है,
चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो कृषि है ये कृषि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन सी कृषि? अस्थानांतरित कृषि। तो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती, यानी कि झूम झूम कर खेती करना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि झूम झूम कर। मणिपुर, पालम और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा का नाम से जाना जाता है। दीपा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दीपा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीपा के बारे में यहाँ पर देखिए संक्षेप में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि मैक्सिको अथवा अमेरिका के मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील के रोका, मध्य अफ्रीका में मोसोले, इंडोनेशिया, लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती के अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पेड़ू अथवा पोड़ा, उड़ीसा में पाड़ी बाड़ी और कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमार, दक्षिणी राजस्थान में वालेवर और वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चित्र में दिखाया गया है कि जो भी वहाँ पर किसान आए और वहाँ के जो भी पेड़ और थे, झाड़ियाँ थे, उनको जला दिए और उस राख को क्या है मिट्टी में मिला के और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर वहाँ खेती की और फिर उस खेती को छोड़ दिए और दूसरे जगह जाकर पुनः खेती करने लगे। देखिए ये जला रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है इस चित्र में। देखिए इस अपशिष्ट को जलाकर उसे मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में मिलाकर वहाँ खेती करेंगे और इस भूमि की उर्वरता खत्म होने के बाद उस जगह को छोड़ देंगे और फिर से दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया करेंगे। तो लिख रहा है कि वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का अर्थ होता है कि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना है। कृषि के वाणिज्यिक का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, ये मुख्यतः से बाजारों में बेचने के उद्देश्य से क्या ये कृषि किया जाता है। वाणिज्यिक माने व्यापार करने के लिए एक कृषि किया जाता है, वाणिज्यिक कृषि। और अगला दिया है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि भी एक कृषि का प्रकार, वाणिज्यिक कृषि का भी एक प्रकार है, खेती है। और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में, छोटे मोटे क्षेत्रों में, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों में ये क्या हो, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों में क्या होता है, बनाई जाती है। तो रोपण कृषि उद्योगों और कृषि के एक अंतरापृष्ठ रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण में उत्पादन बिक्री होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रोपण दो फसलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण रोपण फसलों के नाम। तो अगला लिखा है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ दिया हमको। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ये रोपण कृषि है, केला रोपा जाता है, धान और भी बहुत सारे हैं। तो आप कमेंट में बताइए। भू दायित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा है, इसलिए
देखिए उत्तर पूर्वी में ये बांस की खेती किस प्रकार की जाती है। हमारे यहाँ भी बांस की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, इसीलिए इसके विकास के परिवहन और संचार संबंधी को बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ खास नहीं है। और अगला हमको दिया है सस्य प्रारूप। तो सस्य प्रारूप हम आपको बताएंगे अपनी समझ में। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आसानी से। तो लिखा है अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देशों में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंध होता है, इसलिए देशों में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ, जायद। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा कि आप लोग रबी की एक फसल और खरीफ की एक फसल और जायद की एक फसल का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे दे रहा है कि रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून मध्य काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। तो आपको बता दें कि भारत में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसमें बारिश होती है और उससे होने वाली वर्षा बहुत ही लाभदायक फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों हरित क्रांति की सफलता की उपयुक्ति रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक हो आया। और आगे दे रहा है खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर जिसके नाम से जाना जाता है, मूंगफली, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोणार्क तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। धान की किंग फसलें हैं आस, असम और बोरो बोई जाती है। आगे दे रहा है हमको कि रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें में खेती की जाती है। तो गन्ने की फसलों को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो गन्ने की जो भी फसल है उसको तैयार होने में कितना वर्ष लगता है, तो 1 वर्ष का समय लग जाता है। अगला है मुख्य फसलें। तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो भारत में मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, भारत में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, तिलहन का अर्थ है तिलहन, तिलहन नहीं समझे, दलहन, तिलहन जिसमें तेल का मात्रा पाया जाता है, कपास और जूट उद्योगों के लिए उगाया जाता है। तो एक एक करके हम भारत में पाए जाने वाले मुख्य फसलों के बारे में एक एक करके फुल में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो लिखा है चावल। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं वो है चावल। चावल को हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। देखिए यहाँ पे मानचित्र में हमको दिखाया गया है कि प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र। तो यहाँ पर चावल की बहुत बड़ा उत्पादक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर चावल बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है।
यदि इसमें इसमें इस मानचित्र में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस पर भी अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगा। चलिए वीडियो को उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। तो चावल पढ़ रहे थे हम लोग। तो उत्पादक देश है, यह एक खरीफ की फसल है। चावल क्या है? एक खरीफ की फसल है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान, यानी कि उच्च तापमान का अर्थ है इसे अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिक आर्द्रता 10 सेंटीमीटर वर्षा की अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ नहीं उगेगा, लेकिन वहाँ पर सिंचाई करना है, सिंचाई करके वहाँ पर क्या होता है, उगाया जा सकता है। तो आगे हमको दे रहा है कि चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेल्टाई और तटीय मैदानी क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर उगाया जाता है। नहर और जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वर्षा होगा वहीं का चावल का उत्पादन होगा, नहीं। अब आधुनिक औजारें आ गई हैं, हमको सिंचाई करके पंप सेट, नलकूपों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वर्षा नहीं हो सकती है वहाँ पर भी हम लोग आसानी से चावल को उगा सकते हैं। अब चावल के बाद हमको सबसे बड़ा जो हमारा खाद्य फसल है वो है गेहूँ। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में क्या होता है, यह उगाया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले, तो कहने का तात्पर्य है कि गेहूं को उगाने के लिए कुछ अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इससे 25 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, इससे थोड़ा सा अधिक। देख सकते हैं आप, ये गेहूं की फसल है, ऐसे होती है गेहूं की फसलें। आप लोग देखे होंगे अपने गांव, इलाके, मोहल्ले में। और आगे हमको दिया मोटे अनाज। मोटे अनाज का अर्थ क्या होता है? मिलेट्स। तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर रहता है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में क्या होता है, यह उगाया जाता है और इसके कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है बाजरा। तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो बलुई क्षेत्र में ये क्या होता है, आसानी से उग जाता है। तो राजस्थान में बालू पाया जाता है, वहाँ भी उग जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी उग जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों में फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ये रहा बाजरे की खेती। देखिए किस प्रकार ये गुच्छों में क्या होता है, ये सजा होता है और आसानी से इसमें से बाजरा को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला है मक्का। तो मक्का भी क्या है, भारत की खाद्य फसलों में से एक है। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है। तो मक्के से हमें लगता है काफ़ी फ़ायदा है, जो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु से भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाइयों के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्के की मुख्य फसल है। तो मक्का क्या होता है कि इसको उगाने के लिए खास करके ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता लगभग नहीं होती है और इसे न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो
वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का पार्ट दूसरे पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।